नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सचेंद्र कुमार सिंह है। मैं राजकीय महाविद्यालय देवीधुरा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेवारत हूँ और मैं समाजशास्त्र पढ़ाता हूँ। कुमाऊँ विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में मैं समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में मैं लघु व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। समाजशास्त्र सभी समाजशास्त्रियों में ये मान्यता है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें भिन्नता नहीं है। इस विचार में, इस संकल्पना में, इस अजम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं है कि सभी समाजशास्त्री इसको मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन जब हम इसको कहते हैं तो समाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो समाज मतलब समाज में घटित होने वाली समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं, घटनाओं और समस्याओं का ये वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। अब विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, ये मैं अलग इसका वीडियो बनाऊंगा। किंतु मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान की सहायता से, वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से समाज का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम बल जो दिया वो फ्रांस के सामाजिक चिंतक वैज्ञानिक अगस्त कॉम्ट ने दिया और उन्होंने ही इस विषय की नींव रखी। वो चाहते थे कि उस समय के फ्रांस के समाज में जो घटित हो रही घटनाएं हैं, जिनमें औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, ये शहरीकरण ये हावी था और लोग गांव से शहरों की तरफ उद्योगों में काम करने के लिए आ रहे थे। तो शहरों में एक प्रकार की अराजकता, एक प्रकार की अव्यवस्था समाज में थी। तो अगस्त कॉम्टे उसको सॉल्व करना चाहते थे कि ये जो अव्यवस्थाएं आई हैं इसके बारे में वो चिंतन करना चाहते थे और वो चिंतन कैसे हो, कैसे उसका विश्लेषण हो। इसलिए वो ऐसी पद्धति को यूज़ करना चाहते थे जिससे कि हम समाज का सही से विश्लेषण कर सकें और सही से कारणों को और उसके प्रभावों को हम जान सकें। तो इसलिए वो उस समय वैज्ञानिक पद्धति जो उस समय लोकप्रिय हो रही थी, जिसकी वजह से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अन्य जीव विज्ञान ये सब विषय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और चलन में आ गए थे। तो उसी प्रक्रिया को, उसी पद्धति को अपनाते हुए अगस्त कॉम्टे ने एक ऐसे विज्ञान की कल्पना की जो समाज की व्यवहार के बारे में, मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करे और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करे। इसलिए उनके चिंतन में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकता, तर्कवाद और प्राकृतिक विज्ञानों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति हम उनमें देखते हैं। वैज्ञानिकता, तर्कवाद और प्राकृतिक विज्ञानों की अनुसंधान पद्धतियाँ ये ऐसे तत्व रहे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे समाज को, उसकी संरचना को, उसकी सारी व्यवस्थाओं को एकदम से बदल के रख दिया, एक नया परिवर्तन कर दिया, एक नया जीवन दृष्टि दे दी और एक नए तरीके से लोग रहने लगे।
तो इसलिए वैज्ञानिकता, तर्कवाद और प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसंधान पद्धतियों को समझना बहुत आवश्यक है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को। तो इसलिए अगस्त कॉम्टे ने जब ये अपना अध्ययन कर रहे थे तो उनके समक्ष भी ये समस्या थी कि किस प्रकार से हम समाज का अध्ययन करें, क्योंकि ये बिल्कुल नया विज्ञान था और इसमें हम कैसे जाएं, कैसे इसका विषय वस्तु बनाएं, तो इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि समाज को हम समझने के लिए उसको 2 आयामों में विभक्त कर सकते हैं। उन्होंने एनालिसिस किया और वो 2 आयाम क्या हैं? समाज के 2 आयाम हैं, सामाजिक एस्थेटिकी और सामाजिक गतिशीलता। तो पूरे के पूरे सामाजिक प्रक्रियाओं को, समाज की व्यवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो सामाजिक स्थैतिकी यानी सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिक्स क्या है, सोशल स्थैतिकी क्या है, सामाजिक स्थैतिकी क्या है? समाज की वे संस्थाएं, संरचनाएं एवं संगठन जिनका अस्तित्व सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो एवं अंतः संबंधित हो, जो सदियों से समाज में बनी हुई हैं, जिनको हटाना बहुत मुश्किल हो। फॉर एग्जाम्पल, परिवार एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संरचना है जो सर्वकालिक और सार्वभौमिक रही है। तो उसकी संरचना को समझना, उसकी व्यवस्था को समझना, ये हम कह सकते हैं अगस्त कॉम्टे ने सोशल स्टैटिक्स में रखा, सामाजिक स्थैतिकी में रखा। तो बहुत सी ऐसी संरचनाएं हैं जिन पर हम उनकी आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था जब से भारतीय सभ्यता रही है, खासकर हिंदू सभ्यता, तो हिंदू सभ्यता, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में हम शुरुआत से ही देखते हैं, पहले वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था का प्रचलन रहा है और आज तक रहा है, चल रहा है, और ये भविष्य में भी मुझे लगता है रहेगा ही। तो ये स्थैतिकी में आ जाता है। जो बनी हुई संस्थाएं हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, उसकी संरचना को समझना, ये सामाजिक स्थैतिकी में अगस्त कॉम्टे ने रखा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये पहला प्रयास था कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र में विषय वस्तु का विस्तार किया कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। दूसरा जो आयाम है वो है सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनेमिक्स मतलब गतिशीलता। समाज हमेशा गतिशील रहा है और टाइम पर एक विशेष संस्कृति, एक विशेष व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो जो परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो इन संस्थाओं के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमें उसको समझना है। और ये कॉम्टे ने सामाजिक गतिशीलता में इसको रखा है। तो पहला है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्थित है, उसको हम अध्ययन करें। और दूसरा, इन स्ट्रक्चर्स में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो ऊपरी तौर पे आ रहे हों या आंतरिक स्तर पर आ रहे हों, उन परिवर्तनों को भी समझना है। तो ये 2 आयाम अगस्त कॉम्टे ने दिया। इससे एक दृष्टिकोण मिलता है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक समाज को समझने का एक हमें विज़न मिलता है कि हम कहाँ अध्ययन कर सकते हैं। ये अगस्त कॉम्टे का एक योगदान रहा है।
वस्तुतः समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की परिभाषाओं में उन सूक्ष्म और बृहद प्रक्रियाओं को रखा है जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समूहों के बीच में तथा समूहों और समूहों के बीच में घटित होती है और व्यक्ति, समूह एवं समाज के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्रियों ने सूक्ष्म और बृहद स्तर पर मानवीय व्यवहार का विश्लेषण किया है और उन मानवीय व्यवहारों से जो प्रक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं, जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, उसका समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस बात को समाजशास्त्री बताते हैं कि इसका अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो पहला है जो काफ़ी रेलेवेंट लगता है, वो है समाजशास्त्री हैं एम गिन्सबर्ग। इनके अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। तो इन्होंने जिस बात पर बल दिया वो है अंतःक्रिया, अंतः संबंध और उनकी अवस्थाएं, परिणाम। तो इनका भी फोकस, इनका भी जो फोकस है वो, इनका भी जो दृष्टिकोण है वो सूक्ष्म ज़्यादा रहा है कि अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना, यानी कि मनुष्य जो व्यवहार करता है वो किस प्रकार करता है, वो क्या सोचता है, वो क्या अर्थ लगाता है। तो अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों का, यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच में संबंध किस प्रकार से बनते हैं, इसका अध्ययन किया जाए, ये समाजशास्त्र की परिभाषा गिन्सबर्ग ने दी। In the broadest sense, sociology is the study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences. तो ये एक हमें व्यापक विषय वस्तु देता है समाजशास्त्र के अंतर्गत, हम समाज को अगर समझना चाहते हैं। दूसरी परिभाषा एक दी समाजशास्त्री लेस्टर एफ वार्ड के ने। उनका कहना है समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का या तथ्यों का विज्ञान है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका फोकस है कि सामाजिक घटनाएं जो घट रही हैं समाज में, वो चाहे आर्थिक स्वरूप हो उसका, चाहे राजनीतिक स्वरूप हो, चाहे वो धार्मिक स्वरूप हो, वो सब सामाजिक घटनाओं में आ जाता है और जिसका मनुष्य के व्यवहार पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो उन सभी घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है और वैज्ञानिक तरीके से करता है। इसीलिए उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का या तथ्यों का विज्ञान है। सामाजिक तथ्य क्या है, ये इमाइल दुर्खीम ने बताया है, हम इसको अलग विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वस्तुतः वही घटनाएं, वही तथ्य सामाजिक हो सकते हैं जिनका प्रभाव एक मनुष्य का आपस में एक दूसरे पर पड़ता है, वो एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो वही सामाजिक है। तीसरी जो परिभाषा है वो है एक जर्मनी के बहुत ग्रेट सामाजिक चिंतक हुए मैक्स वेबर। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनुष्य सबसे पहले क्या करता है, वो एक, ऐसा कहा जाता है मनुष्य से एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी का मतलब है कि वो सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक संबंधित होता है। तो सामाजिक क्रिया उसका पहला एक योगदान है समाज को बनाने में। सामाजिक क्रिया वो करेगा नहीं तो वो समाज में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। देखिए यहाँ पर क्रिया और सामाजिक क्रिया में डिफरेंस होता है। सामाजिक क्रिया में
आता है जब हम एक दूसरे के व्यवहार को, मनुष्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करें, उसके अर्थ को समझें, उसके निष्कर्ष निकालें। और क्रिया व्यक्तिगत होती है, तो इसलिए सामाजिक क्रिया का अध्ययन और वो भी वैज्ञानिक तरीके से करें, ये मैक्स वेबर ने हमें बताया है। फिर हम आते हैं जो चौथा परिभाषा है, पार्क एवं बर्गस। इनका कहना है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। मतलब हम समाज में जब हम अध्ययन करने जाएंगे तो हम सामूहिकता को अध्ययन केंद्र में रखेंगे, ना कि व्यक्तिगत क्रियाओं को, व्यक्तिगत आचरण को। मतलब समूह का क्या आचरण है, एक गांव का क्या पूरा आचरण है, एक शहर का क्या आचरण है, एक संगठन का क्या आचरण है, समूह में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, हम इस पर फोकस करेंगे। तो इनका कहना है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। जो कलेक्टिव बिहेवियर है, सामूहिक व्यवहार है, उसको हम अध्ययन करें। जैसे भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र का अध्ययन करना ये समाजशास्त्र का एक मुख्य विषय वस्तु है। भीड़ कैसे कार्य करती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है मैकाइवर और पेज की, जिसको समाजशास्त्र में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इनका कहना है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाजशास्त्र इन्हीं संबंधों के जाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विषय वस्तु क्या है यहाँ पर, सामाजिक संबंध। समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो कनेक्शन है वो उसका स्वरूप है सामाजिक संबंध। यानी कि समाज ने मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध बने हैं उसको एक सामाजिकता दी है, और वो सामाजिकता ही उस मनुष्य की पहचान होती है। जैसे एक व्यक्ति समाज में रह रहा है तो वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का दादा है, किसी का पुत्र है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। तो ये जो सामाजिक पहचान है, ये ही मनुष्य को एक समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है और अपनी भूमिका और स्थिति को पहचानता है व्यक्ति इन संबंधों के माध्यम से। तो जो कनेक्शन है, जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो कनेक्शन है, वो जो एक डोर है, वो सामाजिक संबंधों की डोर होती है। इसीलिए कहते हैं जब मनुष्य, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय परंपरा में संन्यास का एक प्रावधान था, एक सिस्टम था, व्यवस्था थी। तो संन्यास में व्यक्ति समस्त संबंधों का त्याग करके जंगल में जाता था, तपस्या करता था और ईश्वर से मिलने की प्रयास करता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक वो समाज में रहा उन संबंधों को में ही रहा, और जब उसने संन्यास लिया, जब वो समाज के बाहर गया तो उन संबंधों को उसने त्याग दिया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि समाज में अगर आप रह रहे हो तो आप संबंधों के बीच में रहते हो। आपका अपना कुछ नहीं है, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है अगर आप समाज में रह रहे हो। अमाल दुर्खीम ने भी कहा कि समाज महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति अपना जो संस्कृति है, जो आचरण है, वो समाज से ही सीखता है। तो इसलिए मैकाइवर और पेज की ये जो परिभाषा है ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट लगती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। तो सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स को समझना ये हमारा समाजशास्त्र में मुख्य केंद्र बिंदु होता है। फिर आता है, जॉनसन ने एक परिभाषा दी कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन कहा जाता है। यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और उन समूहों
में क्या घटित हो रहा है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, इसको समझना और ये व्यवस्था में कैसे सहायक है, इसको समझना। जॉनसन ने कहा कि इसको समाजशास्त्र इसको करता है, समूह की प्रक्रियाओं को समझने के लिए ये विज्ञान है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया समूह। जिस प्रकार दुर्खीम कहते हैं समाज इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार जॉनसन यहाँ कह रहे हैं समूह इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से जो हमारे पास 6 बिंदु निकलते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में किन चीज़ों का अध्ययन करता है। एक समाजशास्त्री को, एक विद्यार्थी को समाज को समझने के लिए किन विषय वस्तु को, किन एस्पेक्ट्स को अध्ययन करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला आता है सामाजिक संबंध और उसका वैज्ञानिक अध्ययन। संबंध के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में आम आदमी भी बोल सकता है, एक कॉमन सेंस होता है लोगों का, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स को वैज्ञानिकता के साथ सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है। दूसरा सामाजिक समूह, तीसरा सामाजिक क्रियाओं का, चौथा सामाजिक अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों के बारे में स्टडी करना। पांचवा सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों के अध्ययन का विज्ञान है समाजशास्त्र। और सिक्स्थ सामूहिक व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। तो ये जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, ये समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं और मनुष्य व्यवहार की भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रियाएं हैं। तो एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इस पर फोकस करना ज़रूरी है। तो इसलिए समाजशास्त्र की परिभाषा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम परिभाषाओं से हम विषय वस्तु और समाज को समझने के लिए एक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पे और पाठ्यक्रम के अनुसार मैं लघु व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।